भारत की आज़ादी की लड़ाई में देखिए कई रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता ऐसा था जो सबसे अलग था, सबसे जुदा, सबसे विद्रोही। और ये कहानी है उसी महानायक की जिसने एक पूरे साम्राज्य को सीधी टक्कर दी। एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत और जुनून का दूसरा नाम है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पुकार थी, एक आह्वान था, त्याग का, बलिदान का और उस सशस्त्र संघर्ष का जिसमें नेताजी को पूरा पूरा यकीन था। समझिए, ये उस चिंगारी की पहली झलक थी जो आगे चलकर पूरे देश में एक आग की तरह फैलने वाली थी। तो आखिर कौन थे वो शख्स जिन्होंने एक साथ ब्रिटिश साम्राज्य और महात्मा गांधी दोनों को चुनौती दे दी? ये सवाल ही नेताजी के पूरे व्यक्तित्व को, उनकी पूरी कहानी को हमारे सामने रख देता है। वो एक ही वक्त में अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे और कांग्रेस की जो मुख्य सोच थी उससे भी सहमत नहीं थे। तो चलिए उनकी इसी दोहरी चुनौती को जरा और करीब से समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस का फलसफा, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। आज़ादी मांगने से या अर्जियां देने से नहीं मिलेगी। इसके लिए चाहिए एक मजबूत संगठन, आक्रामक रुख और सीधी कार्रवाई। और यहीं से आज़ादी की लड़ाई में हमें दो धाराएं साफ साफ दिखने लगती हैं। एक तरफ थे गांधी जी और उनका अहिंसा का रास्ता, और दूसरी तरफ थे बोस जिनका यकीन था मिलिट्री डिसिप्लिन और आक्रामक रणनीति पर। यह सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था, ये विचारधारा का, सोच का एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क था। पर सवाल ये उठता है कि ये विद्रोही सोच, ये अलग रास्ता चुनने का जज्बा आखिर आया कहां से? इसका जवाब हमें मिलता है उनके बचपन और शुरुआती दिनों में, जहां उनकी कमाल की बुद्धि और देश के लिए अटूट प्रेम ने शक्ल ली। उनका अकादमिक सफर, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई, सच में कमाल की थी। कटक से कलकत्ता और फिर सीधे इंग्लैंड। और लक्ष्य क्या था? इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा पास करना। अब जरा सोचिए, उस समय ये ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल नौकरी मानी जाती थी। ये एक ऐसा रास्ता था जो उन्हें सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सकता था। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। इतनी मुश्किल आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया। उनका तर्क बिल्कुल सीधा था, मैं उन अंग्रेजों के नीचे काम कैसे कर सकता हूं जो मेरे ही देश पर हुकूमत कर रहे हैं। ये एक शानदार भविष्य पर देश के लिए किया गया उनका पहला बहुत बड़ा बलिदान था। तो अब आते हैं उनकी सियासी जिंदगी के उस अहम मोड़ पर जहां उनका रास्ता महात्मा गांधी के रास्ते से जुदा हो गया। ये एक ऐसी वैचारिक टक्कर थी जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए, ये जो फर्क था, ये सिर्फ दो नेताओं के बीच का नहीं था। ये असल में आजाद भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। एक तरफ गांधी जी का सपना था आत्मनिर्भर गांव वाले भारत का, तो दूसरी तरफ बोस एक ताकतवर, औद्योगिक और फौजी तौर पर मजबूत भारत देखना चाहते थे। तो ये लड़ाई सिर्फ तरीकों की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि आजादी के बाद का भारत दिखेगा कैसा। और जानते सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन सारे मतभेदों के बावजूद बोस की लोकप्रियता जबरदस्त थी। इतनी कि कांग्रेस ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो बार 1938 और फिर 1939 में लगातार अपना अध्यक्ष चुना। ये बात साफ दिखाती है कि गांधी जी के इतने प्रभाव के बाद भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर नौजवान, बोस के इन जोशीले विचारों के साथ खड़ा था। लेकिन गांधी जी के साथ उनके जो मतभेद थे वो इतने बढ़ गए कि आखिरकार 1939 में उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। और इसके फौरन बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। मकसद क्या था? कांग्रेस के अंदर और बाहर जितने भी रैडिकल यानी उग्र राष्ट्रवादी लोग थे, उन सबको एक साथ एक मंच पर लाना। और बस यहां से कहानी एक बिल्कुल नया, एक एक्शन पैक्ड मोड़ लेती है। अब बोस सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सैन्य रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके थे। और यहीं से शुरुआत होती है उनके उस ऐतिहासिक ग्रेट एस्केप की और एक फौज बनाने के सपने की। साल था 1941। अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने बोस को रोक लिया, लेकिन वो गलत थे। एक रात वो भेष बदलकर वहां से गायब हो गए। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये एक अविश्वसनीय, एक बेहद हिम्मत वाली यात्रा थी। पेशावर, फिर काबुल, फिर मॉस्को से होते हुए वो आखिर में जर्मनी के बर्लिन पहुंचे। और लक्ष्य एक ही था, दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाना। और जर्मनी पहुंचकर ही उन्होंने अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया। वो सपना था आजाद हिंद फौज।
यानी इंडियन नेशनल आर्मी। ये फौज किसकी थी? ये उन भारतीय सैनिकों की थी जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया गया था, और उन प्रवासी भारतीयों की जिनका मकसद सिर्फ एक था, हथियार उठाकर लड़कर भारत को आज़ाद कराना। लेकिन नेताजी ने सिर्फ एक फौज ही नहीं बनाई, ये समझना बहुत जरूरी है। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, मतलब एक प्रॉपर गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ये एक बहुत बड़ा सियासी दांव था जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी। और अपनी सेना में जोश भरने के लिए उन्होंने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल किया। दिल्ली चलो, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मिशन था, एक लक्ष्य था। जय हिंद एक मामूली अभिवादन से कहीं बढ़कर पूरे देश की पहचान बन गया। और इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान, ये वो 3 पिलर थे जिन पर उनकी पूरी फौज खड़ी थी। अपनी सोच में भी नेताजी अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। उन्होंने सिर्फ मर्दों की फौज नहीं बनाई, बल्कि औरतों की भी एक पूरी लड़ाकू रेजिमेंट तैयार की। नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। उस जमाने में यह सोचना भी एक क्रांतिकारी बात थी। यह साबित करता है कि उनकी नज़र में आज़ादी की इस जंग में औरतें भी बराबर की भागीदार थीं, बराबर की योद्धा थीं। फिर आया साल 1944। दूसरे विश्व युद्ध के बीचों बीच आज़ाद हिंद फौज ने जापानियों की मदद से भारत पर हमला कर दिया। वो बर्मा के रास्ते आगे बढ़ते गए और भारत की सरजमीन पर इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए। हाँ, ये बात सच है कि अभियान पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक बात तो साबित कर दी कि भारतीय भी हथियारों के दम पर अंग्रेजों को सीधी टक्कर दे सकते थे। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, उनके आखिरी दिन और उनकी वो विरासत जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनके मुताबिक कहानी 18 अगस्त 1945 को खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि ताइवान में हुए एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई। ये वो कहानी थी जो दुनिया को बताई गई। लेकिन इस ऑफिशियल कहानी पर बहुत से लोगों ने कभी यकीन नहीं किया। दशकों तक उनकी मौत को लेकर सवाल उठते रहे, अलग अलग थियरीज आती रहीं। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि वो उस क्रैश में बच गए थे, और ये रहस्य आज भी कई लोगों के जहन में जिंदा है। तो सवाल यह है कि नेताजी हमारे लिए क्या छोड़ गए? उनकी विरासत क्या है? वो प्रतीक है उस देशभक्ति के जो कभी झुकती नहीं। उन्होंने देश के नौजवानों को साहस और बलिदान की प्रेरणा दी। उन्होंने ये साबित किया कि भारत भी एक सैन्य चुनौती दे सकता है, और सबसे ऊपर वो एक अनुशासित, एक मॉडर्न भारत का वो सपना है जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक देश अपने उस हीरो को कैसे याद करे जिसने रास्ता तो अलग चुना, पर जिसकी मंजिल वही थी, भारत की पूरी आज़ादी। नेताजी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर देश प्रेम और पक्का इरादा हो तो इतिहास का रुख भी बदला जा सकता है।